स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 मैथ का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 जो आप लोगों का मैथ है, ठीक है, क्लास 10 मैथ के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। आपके बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और बोर्ड परीक्षा में आपके ये जो है 100% आएंगे ही आएंगे। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा हुआ है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, ठीक है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोग अब ध्यान से पढ़ाई करना। अगर लाइफ में सक्सेस होना है, लाइफ में कुछ करना है, तो अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो। ये जो 10th है ना, ये आपका सबसे छोटी सीढ़ी है। अभी तो आपको बहुत बड़े बड़े सीढ़ियां चढ़नी है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ाई करना। ऑप्शन नंबर ए है p या 2p+1 या हमारा 2p या 2p+1, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि आपका प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, ठीक है, तो हमारा विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो आपको क्या करना, धनात्मक पूर्णांक के लिए, ठीक है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, तो वो हमारा होगा 2p+1। कैसे? अगर आप 2p यानी कि 2p और +1, ठीक है, अगर आप यहां क्या रख दो, आप इसकी वैल्यू p की वैल्यू 2 रख दो, तो +1 यानी कि 2 2 जा 4 एंड 1 5, तो ये हमारा क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है 5। तो इसलिए हमारा 2p+1 हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आ जाओ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, ठीक है, सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ऑप्शन नंबर ए है 14,35 या बी है 31,93 या सी है 18,25 या डी है 32,62। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोग ये सारा तैयार करके ही जाना, ठीक है। तो आप लोग समझो, सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है, इसको सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिसका HCF जो हो वो ओनली 1 हो, ठीक है। तो इसमें चारों में निकाल लेना, जिसका HCF 1 होगा वो हमारी सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म होगा। तो इसमें मैंने देखा है 18,25 का जो HCF होगा वो ओनली 1 होगा, इसलिए हमारा ये क्या है, एक सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को। लिखा हुआ शून्यतर परिमेय संख्या और एक आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है, जो शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। सदैव परिमेय, सदैव अपरिमेय, या परिमेय या अपरिमेय दोनों या एक, ठीक है। मान लो आपका एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, मान लो आपका परिमेय संख्या है आपका 2, एक अपरिमेय संख्या है आपका √5, तो आपका 2√5 ये क्या हो जाएगा, परिमेय और अपरिमेय का गुणा हमारा सदैव अपरिमेय ही होता है, सदैव अपरिमेय ही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको सॉल्यूशन भी बता रहा हूं, ठीक है, सॉल्व करके भी बता रहा हूं। देखो यहां आप लोग लिख लेना पाई, ठीक है, पाई है, पाई क्या है, ठीक है, पाई क्या है, ऑप्शन नंबर ए है एक पूर्णांक है या एक परिमेय है या एक परिमेय अपरिमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं। पाई, पाई क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाई देखो, पाई की वैल्यू जो होती है वो आपका 22/7 होता है। ये तो हमारा परिमेय होता है। क्या होता है, ये हमारा परिमेय होता है। जो आपका ये होता है ना, इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू परिमेय होता है। लेकिन खुद जो पाई होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। जो पाई होता है ना वो खुद एक अपरिमेय होता है, इसकी जो वैल्यू है वो परिमेय होती है, लेकिन पाई जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब आप लोगों को इतना पढ़ाई करना है कि सामने वाला अगर देखे तो कहे बच्चा पागल हो गया है। पढ़ाई के लिए पागल हो जाओ, क्योंकि अब आपके पास केवल 20 दिन बचे हैं, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, आपके पास बहुत कम समय बचा है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप पढ़ाई करो, अब आपके पास समय बहुत कम है, सारे सब्जेक्ट को कवर करना है, रिवीजन करना है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना। लिखा है किसी तल में दी गई दो रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद तो कर ही सकती हैं, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, दोनों रेखाएं समांतर हो सकती हैं, और दोनों रेखाएं संपाती होंगी,
या फिर अगला डी है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ये असंभव है। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद भी करें और समांतर भी रहें तो ये हमारा असंभव है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ये हमारा असंभव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। लिखा हुआ है के किस मान के लिए समीकरण युग्म हमारा x माइनस 2y बराबर 3 या 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीयक हल होता है। ठीक है, देखो अब आप लोग ध्यान से समझना, ये वैल्यू k की क्या आएगी, k बराबर 6 माइनस 6 या k बराबर 0 या k बराबर माइनस 6 या आपका k इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, k इज नॉट इक्वल टू 0 और ये हमारा k बराबर नहीं, k इज नॉट इक्वल टू माइनस 6 ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा इक्वल माइनस 6 है, ये इज नॉट इक्वल माइनस 6 है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, यहां हमारा a1 का गुणांक क्या है 1, तो 1 आप लिख लो, a1 का गुणांक हमारा क्या है 1, ध्यान से समझना। और फिर हमारा a1 ये हो गया, a2 का गुणांक क्या है 3। मैं बहुत आसानी से k इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अद्वितीयक हल नहीं होंगे तो ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, और ये हमारा ये -2 है ना v1 का -2 और बटे में हमारा इसकी वैल्यू क्या है k है ना, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो k हमारा इज नॉट इक्वल टू 3 2 जा 6 यानी कि 6 वो भी माइनस में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान तरीका है, देखो ऑब्जेक्टिव में बहुत आसान तरीके से बताता हूं कि आपका कम समय में पूरा सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो k इज नॉट इक्वल टू -6, सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ, 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ दो संख्याओं का योगफल 19 है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 19 है और तथा उनका जो अंतर है 7 है। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लो हमारी पहली संख्या x है, ध्यान से समझना, और हमारी दूसरी संख्या y है और इनका योगफल, योगफल का मतलब होता है जुड़ना यानी कि जोड़ना, ये हमारा 19 के बराबर है यानी कि 19। ठीक है, ध्यान से समझना अभी। और हमारा यहां मैं आपको इधर समझाता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छा समझ में आए, x प्लस y यानी कि इसका योगफल हमारा 19 है और इनका अंतर देखो 7 है। अंतर का मतलब होता है x माइनस वाई बराबर 7। ठीक है, विलोपन विधि से आप इसको जोड़ लो, ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस है और ये हमारा x हो जाएगा 2x और बराबर हमारा ये हो जाएगा 26। x बराबर आपका 26/2 इक्वल टू 13। x की वैल्यू हमें 13 मिली है। ठीक है, अब मान लो मैं ये समीकरण फर्स्ट में x की वैल्यू रख देता हूं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में तो x प्लस वाई बराबर हमारा 19 है। ठीक है, और x की वैल्यू हमें मिला है 13 प्लस वाई बराबर 19 और y बराबर हमारा मिलेगा 19 माइनस 13, y की वैल्यू हमें 6 मिलेगा। x की वैल्यू 13, y की वैल्यू 6, 13,6 ये वाला a वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 13,6। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 समझो, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी आपका द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3 रूट x, रूट में लगा हुआ है तो ये नहीं है, x स्क्वायर प्लस आपका 1/x स्क्वायर बराबर 5, ये आप लोगों का द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो x की घात 4 हो जाएगा, तो ये द्विघात नहीं है। ये हमारा ये x से x में गुणा होगा x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहां से x स्क्वायर यहां से x स्क्वायर कट जाएगा। ये d वाला ऑप्शन हमारा सही है, d वाला ऑप्शन ये हमारा है, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों का कैसे है, देखो ये आपका लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अगर आप ब्रैकेट खोलोगे यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर में से एक स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर बचेगा, और अगर x की घात 2 हो तो वो हमारा द्विघात समीकरण होता है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आओ, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 6, सी है 9 एंड डी है 12। बहुत ज्यादा आसान है, देखो आपको मैं एक सूत्र बताता हूं, b स्क्वायर आपका d बराबर
वी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यही वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। v की वैल्यू -6 है, ठीक है, -6 रख दो स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारा 3 है, 3 रख दो, एंड c की वैल्यू हमारा k है, k रख दो बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारा ये हो जाएगा 36 एंड ये हमारा हो जाएगा 12, ठीक है, गुणा होगा 12k बराबर 0, यहाँ से -12k हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा -36 इधर आएगा, यहाँ से k जो होगा वो -36 और बटे में -12, ये कट जाएगा और हमारा 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3। a की वैल्यू जो मिलेगी वो 3, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ यहां ध्यान से। एक्स स्क्वायर बटे में 4 बराबर 9 का हल है, ऑप्शन नंबर ए है +-6 +-3 +-2 या आपका केवल 6। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बटे में 4 और बराबर 9, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, यहां से एक्स स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा और x बराबर आपका इसका रूट हो जाएगा 36 का, और x की वैल्यू जो आएगी वो +-6 आएगा। देखो प्लस माइनस आप जरूर लेना, ठीक है, +-6, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, ये 2 कर देना, 2 आकृतियां जिनके आकार समान है परंतु जो आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो, उनके जो माप है वो समान ना हो कहलाती हैं, ठीक है। सर्वांगसम आकृतियां, समान आकृतियां, समरूप आकृतियां, सममित आकृतियां। ऐसी आकृति देखो वो उनका जो रूप है वो समान है, देखो माप समान हो या ना हो तो वो हमारा समरूप आकृतियां कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, समरूप आकृतियां, ठीक है, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हमारा 12। देखो लिखा यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपका 2:4 है, सॉरी 2:3 है, ठीक है, अनुपात में है तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखो उनकी भुजाएं दी हुई हैं, तो भुजाएं जब दी हुई हो तो उनका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा आसान होता है, 2:3, 3:2 या 4:9 या 9:4। देखो उनकी भुजाएं दी हुई हैं तो इसको आप लोग लिख सकते हो 2/3। अब इसकी भुजाओं का स्क्वायर कर लो, आपका मिल जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा बटे में 9, इसका वर्ग कर लोगे तो वो हमारा क्षेत्रफल मिल जाएगा, तो ये हमारा 4:9 ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला सी वाला 4:9 हमारा सही है। देखो कितना आसान तरीके से बता रहा हूं, कम समय में आप पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये आप लोगों को मैं बहुत ही आसान बता रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज आपका ABC में AB बराबर आपका 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण भी होगा। देखो बच्चों ये आपका एक क्या बनता है, पाइथागोरस प्रमेय में जो आपका समकोण त्रिभुज, तो इसमें जो हमारा v की वैल्यू होती है वो हमारा 90 डिग्री होता है। आप इसको सॉल्व करो या ना सॉल्व करो आपको 90 डिग्री ही मिलेगा, क्योंकि ये हमारा एक पाइथागोरस प्रमेय है, तो इसमें हमारा v की वैल्यू 90 डिग्री ही होता है, तो ये हमारा v का वैल्यू जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा। ट्रिक से याद करो, इतना बड़ा सॉल्व करने की क्या जरूरत है, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में जो v की वैल्यू होती है वो हमारा 90 डिग्री ही होता है, ठीक है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय में आप लोगों ने देखा होगा, बस हो गया, क्या दिक्कत है इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हमारा 14। इसमें लिखा हुआ है 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः आपके 40 सेंटीमीटर और तथा 60 सेंटीमीटर हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। देखो आपका परिमाप का मतलब होता है आप लोगों का, देखो 2 त्रिभुज के परिमाप क्रमशः आपके एक 40 सेंटीमीटर है तथा 60 सेंटीमीटर, इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा त्रिभुज का परिमाप होता है वो उनकी जो भुजा होती है त्रिभुज के उसके बराबर होता है, ठीक है। तो अगर आपका भुजा के बराबर है तो भुजा का स्क्वायर कर लो, यानी कि 14 है और एक हमारा 16 है, ठीक है, तो ये हमारा अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। देखो क्रमशः आप लोगों का इतना सेंटीमीटर, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसी को आप सॉल्व कर लो, इसका स्क्वायर कर लो। देखो पहले तो इसको कट कर दो, 0 0 या 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि आपका 2/3। अगर आप यहाँ देखो एक 14 है और एक 16 है, इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा 2 और बटे में 3 आएगा, और 2/3 जो हमें मिला है इसका स्क्वायर कर लो, यानी कि 4:9 हमारा हो जाएगा, 4:9, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देख लो क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बहुत आसान तरीके से बता दिया। देखो ये हमारा है, बिंदुओं जो है वो 5,0 कर देना, ये 50 नहीं 5,0 है, क्या है 5,0, ठीक है। और आपका -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 7, सी है 13 या डी है आपका 17। कैसे ज्ञात करोगे? देखो मैं आप लोगों को फार्मूला बता देता हूं। उसकी दूरी का जो फार्मूला है वो d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड हो जाएगा, ठीक है, प्लस आप लोगों का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रख दो, x1 की वैल्यू ये है, ठीक है, x1 की वैल्यू हमारा 5 है, यानी कि 5 एंड माइनस आपका x2 की वैल्यू क्या है -12, तो माइनस और यहां माइनस होके प्लस हो जाएगा, +12 का स्क्वायर और प्लस हमारा इसका 0 इसका 0, y1 y2 दोनों 0 प्लस माइनस 0 है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा रूट हो जाएगा, ये हमारा जुड़ के हो जाएगा 17 का स्क्वायर, ठीक है, 17 का स्क्वायर यानी कि हमारा 17 आएगा, 17, ठीक है, ये अंडर रूट हट जाएगा और ये स्क्वायर हट जाएगा, 17 हमारा सही है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 17, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 15 का। बहुत ज्यादा आसान से नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, x दूरी पर एक बिंदु, जो बिंदुओं आपका 2, -5 और v जो है वो -2, 9 से समदूरस्थ है तो उसका निर्देशांक होगा, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए है -7, एंड v है 0, -7 एंड c है 0, -7 एंड d हमारे पास है 7, 0। इसको कैसे लगाओ? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, हमारा x अक्ष का मतलब है एक आपका निर्देशांक हो जाए, x अक्ष पर एक बिंदु, आपको एक p निर्देशांक मिलेगा, ठीक है, p जो निर्देशांक मिलेगा वो x, आपका 0 मिलेगा, ठीक है, ठीक है, x, 0 मिलेगा। और हमारा एक a वाला निर्देशांक है a, वो हमारा है कितना 2, -5 और v वाला कितना है -2, 9, ठीक है। अब आप लोग क्या करना, हमें समदूरस्थ देखना है ना, ठीक है, समदूरस्थ, तो हमारा एक बार करना PA और बराबर हमारा PV, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, एक बार आप PA वाला निर्देशांक लेना और एक बार आप ये PB वाला निर्देशांक लेना, तो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करोगे ना, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो -7, 0। देखो इतना तो अब आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ये आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है, आसान है। आप एक बार PA निर्देशांक लेना, ठीक है, P हमारा ये है और ये है, ठीक है, इनके बीच की दूरी फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा कौन सा लगाना है बीच की दूरी के लिए, अभी आगे मैंने बताया। तो आपका -7, 0 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ध्यान रखना आप लोगों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ। बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए है -2, 3, v है हमारा -2, 5, c है -2, 8, d है 0, 2। कैसे ज्ञात करोगे मध्य बिंदु का निर्देशांक? मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो देखो, एक आपको होगा x1 प्लस x2 बटे में 2, ठीक है, हमारा ये x1 है और ये x2 है। अगर x3 होता तो प्लस x3 कर लेते हो, जितना ऊपर पद होता, मान लो यहाँ 1 है और ये 2, 2 ही है तो हमारा बटे 2 हो जाएगा, तथा ऐसे ही y1 प्लस y2 बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। x1 की वैल्यू हमारा कितना है -2 है, ठीक है, और हमारा ये कितना है x2 की वैल्यू हमारा -2 है, बटे में 2 हो जाएगा, कॉमा लगा लो, और हमारा y1 की वैल्यू कितनी है 6 है और प्लस आपका y2 के वैल्यू है 10 बटे 2, ये हमारा -4 हो जाएगा बटे में 2 और ये हमारा हो जाएगा 16 बटे में 2, ये कट होगा तो ये हमारा -2 और ये कट होगा तो 8, -2, 8 निर्देशांक हमारा सही है, सी वाला ऑप्शन, -2, 8 देख लो, -2, 8 हमारा निर्देशांक मिला है, ठीक है, तो वो हमारा जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा वो -2, 8 होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 18, देखो, k का मान निम्न में से यदि बिंदु आपका a जो है वो 2,
3 है, और v जो है वो 4, k है, और c जो है वो 6, -3 है। तो ये हमारा संरेखीय है या नहीं है, ये आप लोगों को बताना। स्टूडेंट इसको कैसे लगाओगे, आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग लगाना, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता रखा है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2, ठीक है। फिर आप लोग ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाना, फिर x1, ठीक है, और आपका y2 - y3 प्लस आप लोगों का x2 y3 - y1 और प्लस आप लोगों का x3 y1 - y2, ठीक है। ये हमारा होता है त्रिभुज का फार्मूला। इसी फार्मूले पर आप लोग लगा देना, ठीक है। आपको यहाँ जो k का मान मिलेगा वो 0 मिलेगा, क्योंकि संरेखीय है, ये हमारा संरेखीय है, k की वैल्यू हमें 0 ही मिलेगी, क्योंकि ये हमारा जब 0 मिलेगा तभी ये संरेखीय होगा, और ये जो हमारा ये संरेखीय हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। एंड अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा गलत प्रिंट हो गया था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मैं एक क्वेश्चन पुट अप करता हूं, बताना है सेक 16 डिग्री की वैल्यू, सेक 16 डिग्री की वैल्यू आपको क्वेश्चन नंबर 19 में कमेंट करना है, ठीक है। सेक 16 डिग्री की वैल्यू फटाफट से कमेंट कर दो। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, बराबर आपको क्या बताना है, ठीक है, बराबर है। देखो बहुत ज्यादा आसान है, आप लोग tan 30 डिग्री की वैल्यू रखो, tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, फिर आपका ये क्वेश्चन हलवा हो जाए। की वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, तो 1/√3 लिख दो, ठीक है, बटे में हमारा 1 + 1/√3 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, बराबर, समझो बराबर में हमारा ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, और बटे में ये हमारा 1, देखो इसका स्क्वायर होगा तो 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 यानी कि आपका और +1 है, ठीक है, तो 3 1 जा 3 एंड 4/3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका इससे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या मिलेगा, ये हमारा इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 बटे में √3 इंटू ये हमारा ऊपर जाएगा 3 और ये हमारा नीचे आएगा। देखो 2 से 2 कट जाएगा, √3 से √3 यहां मिल जाएगा, यानी कि √3/2, और √3/2 हमारी किसकी वैल्यू होती है, sin 60 डिग्री की। √3/2 हमें मिला है, तो वो sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला हमारा 21 नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है sin 2a = 2 sin a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ठीक है। a की वैल्यू हम क्या रखें कि sin 2a है वो बराबर हो जाए 2 sin a के। बहुत ज्यादा आसान है। देखो अगर हम लोग sin है 2a और इसको हम करना चाहते हैं 2 sin a के बराबर, ठीक है, तो देखो a की वैल्यू आप क्या रखो, 0 रख दो, 2 × 0 और बराबर हमारा 2 sin 0, ठीक है। 0 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है। अब 0 डिग्री की वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 = 0 हो जाएगा। तो 0 = 0 यानी कि हमारा sin 2a बराबर है 2 sin a के। 0 डिग्री आप रखोगे तभी बराबर होगा, आप ये सब रखोगे तो नहीं बराबर होगा, क्योंकि इनकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। अगला देखो 22 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि cos स्क्वायर बराबर 1/2 तो sin स्क्वायर का मान आपको होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 1/4, बी है √3/2, सी है 1/√2 एंड डी है 1/2। कैसे लगाओगे, cos स्क्वायर बराबर हमारा लिखा हुआ है 1/2, तो मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, ठीक है। कैसे, देखो हमारा होता है जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है, sin स्क्वायर थीटा हमें ज्ञात करना है, तो ये हमारा कितना है 1/2 और बराबर 1 sin स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 - 1/2, एक में से आधा जाएगा, कितना बचेगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 ही मिलेगा। 1/2 सही है, क्वेश्चन नंबर आपका डी वाला ऑप्शन सही है। 1/2 हमारा आपका जो इसका sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी वो 1/2 ही आएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर, ये हमारा 9 sec स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और -9 tan स्क्वायर ये बराबर है। ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 9, सी है 8 एंड डी है 0। देखो हमारा क्या लिखा हुआ है 9 sec स्क्वायर ए, ठीक है, और ये हमारा लिखा हुआ है 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। 9 आप कॉमन ले लो तो हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर ए और -tan स्क्वायर ए,
ठीक है। अब क्या करोगे, एक बात याद रखना, जो हमारा आपका सेक है, सेक स्क्वायर ए वो बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए के, 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। तो सेक स्क्वायर ए के स्थान पर आप ये वैल्यू रख दो, सेक स्क्वायर ए के स्थान पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहाँ माइनस tan स्क्वायर ए है, ऑलरेडी हमारा माइनस tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ 9 इंटू 1 और हमारा हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का 9, ठीक है, 9 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और जमीन पर बनने वाले इसकी छाया जो है वो लंबाई आपका 20√3 है, ठीक है, 20√3। सूर्य का उन्नयन कोण होगा, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे लगाओगे देखो, मान लो मैंने ये आपका, मैं आपको एक टिप्स के सहायता से tan थीटा जो होगा वो आपका हो जाएगा 20, ये हमारा लंब है, और 20√3 हमारा आधार है, 20 से 20 कट जाएगा, 1/√3 मिलेगा, और 1/√3 जो होता है वो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना। 25 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है, यहाँ sin a बराबर 4/5, ठीक है। तो tan a का मान होगा, ऑप्शन नंबर ए है 3/5, बी है 4/3, सी है 5/3 एंड डी है 3/4। कैसे लगाओगे, sin a बराबर हमारा 4/5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 4/5, तो tan a आपको ज्ञात करना है, ठीक है। जो होता है वो बराबर होता है sin a/cos a, cos a की वैल्यू निकाल लेना, आपका tan a की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारा 4/3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है, 4/3 हमारा आएगा, ठीक है, tan a की वैल्यू जो आएगी वो 4/3 आएगा, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इसमें क्या कह रहा है कि एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन बढ़ेगा या घटेगा या पहले के समान या 2 गुना। नई आकृति, मान लो वो इतना बड़ा था और इससे बदलकर आपने ये बना दिया, कुछ निकाला नहीं, तो फिर आकृति में कोई परिवर्तन हो गया, लेकिन आपका पहले के समान रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन तो पहले के समान ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो 27, ध्यान से, एक शंकु, ये शंकु कर लेना, ठीक है, को उसके आधार के समांतर एक तल की सहायता से काटा जाता है और फिर तल के एक ओर बने शंकु को हटा दिया जाता है, ठीक है, तो तल के दूसरी ओर बचा हुआ नया भाग कहलाता है शंकु का छिन्नक। क्या कहलाता है, शंकु का छिन्नक कहलाता है, ठीक है, शंकु का छिन्नक कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सारा सॉल्व करके ही जाना बोर्ड एग्जाम में। 28 देखो, यदि एक वृत्त का परिमाप और जो क्षेत्रफल है वो संख्यात्मक रूप में बराबर है तो उसकी जो वृत्त की त्रिज्या होगी, देखो जो हमारा क्षेत्रफल है 2πr है वो बराबर है πr स्क्वायर के, यानी कि क्षेत्रफल के, ठीक है, ये हमारा परिमाप है, क्षेत्रफल है, पाई से पाई कट जाएगा, r से r कट जाएगा, r की वैल्यू 2 आएगा, r की वैल्यू 2 मात्रक, ये सब मात्रक कर लेना, ठीक है, मात्रक 2 मात्रक, ठीक है, ये हमारा परिमाप है, क्षेत्रफल के बराबर है, r से r कट गया, पाई से पाई कट गया, r की वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। देखो आसान तरीके से सॉल्व करा रहा हूं, ज्यादा हार्ड नहीं बता रहा हूं कि आप पूरा रफ भर दो, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य, माध्यिका, बहुलक या मानक विचलन। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है कौन सी, तो वो हमारा कौन सा है, मानक विचलन। क्या होगा, मानक विचलन, ठीक है, हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, मानक विचलन नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, समांतर माध्य, ठीक है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, यानी कि 1 है, +2 है, प्लस मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, 1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, +7 है, +8 है, +9 है, बटे में 9 है, इसको जोड़ लो, 1 2 3 3 6 एंड 6 एंड 4 10 10 5 आपका 15 15 6 आपका 21 और 7 28 हो गया ना, और 28 36 और 9 45 बटे 9, तो आप लोगों का 5 आएगा, 5, बी वाला ऑप्शन से 5, ये हमारा 30।
देखो इस वीडियो में आप लोगों को 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। आप लोग ये सारा क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, जितना क्वेश्चन मैंने बताया है आप लोग ये क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना। जितने भी स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं फॉलो कर लो बच्चों, वहां मैं आप लोगों को मोटिवेशनल कोट्स देता हूं। इंस्टाग्राम आईडी है सरवन 20,000, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, वहां मैं आप लोगों को मोटिवेशनल कोट्स देता हूं, मोटिवेट करता हूं कि आप लोग मोटिवेट रहो बोर्ड एग्जाम के लिए। आज का ये वीडियो पसंद आया हो सारे स्टूडेंट लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल बना तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस देखेंगे। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।